हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चली होगी। तो आज इस वीडियो पे देखने वाले हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। जिसपे हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, इसमें सबसे पहले कूलाम के नियम की बात करेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे। इसके बाद जैसे एप्सिलॉन नॉट आता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, उसकी विमा कैसे निकाली जाती है, उसका मात्रक कैसे होता है और उसका मान कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं। तो वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। और जो लोग ने उनको बता दे, इससे पहले हमने जो पहला वीडियो दिया था, जिसमें पहला लेक्चर आपको मिला था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर का, उसमें हमने सारे बेसिक चीजें देख ली थी। जैसे वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं, और भी कई सारे बेसिक पॉइंट थे। आकर्षण क्या होता है, आकर्षण बल कैसे लगता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कैसे लगता है। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी, आप लोग जाके देख सकते हो, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर कर लोगे ना तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो अगर वीडियो देखना चाहो वो वाली, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 12th फिजिक्स की, वहां पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। केमिस्ट्री की भी तैयारी मस्त तरीके से चल रही है, तो केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से केमिस्ट्री देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का। और हमने इससे पहले बताया भी था कि हम लोग आपका एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से पूरी मस्त तैयारी हो रही, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की, ठीक है, एनसीईआरटी से। और यूपी बोर्ड के लिए आपको मस्त मस्त क्लासेज यहाँ पे मिल रही है। तो शुरू करते हैं, कूलाम का नियम आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अगर बात करें कूलाम का नियम, ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। पहले समझना, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम जो नाम पड़ा वो कूलाम नामक वैज्ञानिक की वजह से पड़ा, ठीक है। कूलाम का नियम जो नाम पड़ा, कूलाम नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ फॉर्मूला निकाला, जिससे इस सिद्धांत का नाम पड़ गया कूलाम का नियम। उन्होंने किया क्या, समझना ध्यान से। हम देखो, चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो कूलाम नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, दो स्थिर बिंदु आवेश लिए। ध्यान से समझना, दो स्थिर बिंदु आवेश लिए। मान लो एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश है, ठीक है, इस टाइप से मान सकते हो, यहाँ पे दिखा दे देखो। दो स्थिर बिंदु आवेश कुछ इस टाइप से ले लिए। मान लो यहाँ पे कोई आवेश Q1 लिया, यहाँ पे कोई आवेश Q2 लिया, ठीक है, इस टाइप से स्थिर आवेश लिए जो एक जगह स्थिर है। तो कूलाम नामक साइंटिस्ट ने क्या क्या देखा कि दो स्थिर बिंदु आवेश है। आपको पता है, हमने बताया था आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे होता है। अगर समान प्रकार के आवेश है, मतलब अगर प्लस प्लस आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन अगर प्लस और माइनस आवेश हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतनी चीज बताई गई थी इसके पहले वीडियो पे। तो आपसे कहा हमने कि कूलाम नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, दो स्थिर बिंदु आवेश लिए और उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, मान लो ये दो आवेश है, इनके बीच उन्होंने ज्ञात किया कि यहाँ पे कोई बल F कार्य करता है, ठीक है, यहाँ पे कोई बल F कार्य करता है। उन्होंने ये चेक किया कि यहाँ पे जो बल F कार्य करता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। उन्होंने इस बल F के लिए एक फॉर्मूला दिया, F के लिए क्या दिया, एक सूत्र दिया, एक फॉर्मूला दिया, और ये जो फॉर्मूला या सूत्र दिया इसे ही उन्होंने नाम दिया कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम नामक एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र दिया, जिसे कूलाम का नियम कहा गया। पढ़ सकते हो, हमने लिखा भी है कि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने सन 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के सूत्र की स्थापना की, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। तो ये सिंपल सी बात है। अब कूलाम के नियम के अनुसार होता क्या है वो समझना। कूलाम के नियम के अनुसार देखो, कूलाम नामक साइंटिस्ट ने जब दो स्थिर बिंदु आवेश लिए, ठीक है, समझना ध्यान से, आसान एकदम समझ जाओगे। उन्होंने किया क्या, दो स्थिर बिंदु आवेश इस टाइप से लिए। मान लो आपके पास सबसे पहले दो बिंदु है, ठीक है, मान लो इस बिंदु को नाम दे A बिंदु, इसे नाम दे B बिंदु, ठीक है, दो बिंदु है। मान लो इस बिंदु A पे आपका Q1 आवेश स्थित है, इस बिंदु B पे आपका Q2 आवेश स्थित है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो बिंदु दो है आपके पास, इन दोनों बिंदुओं के बीच की कुछ दूरी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की कुछ दूरी है, उस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग R मान लेते हैं, स्मॉल r, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल r मान लेते हैं। अब इनके बीच में जो बल लगेगा उसके संबंध में कूलाम नामक साइंटिस्ट ने कुछ बातें बताई, ठीक है। क्या बातें बताई, क्या नियम दिया, उसको समझना है। दो बिंदु आवेश समझ गए ना, बीच की दूरी r है, बीच में बल लगेगा, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण बल तब लगेगा जब दोनों विपरीत चिन्ह के आवेश होंगे, एक प्लस हो एक माइनस हो, तब आकर्षण होगा। और एक प्रतिकर्षण तब होगा जब दोनों समान आवेश हो, जैसे प्लस प्लस आवेश प्रतिकर्षण करेंगे, माइनस माइनस आवेश प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। तो अब यहां से लिखते हैं कूलाम के नियम के अनुसार, समझते हैं, ध्यान से समझना, एकदम आसान है। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या बताया कूलाम नामक साइंटिस्ट ने, वो समझना।
कूलाम के नियम के अनुसार क्या बताया गया? कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम नामक साइंटिस्ट ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आपको पता है ना, आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल होगा वो दोनों आवेशों की मात्राओं, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझो, भी बताएंगे, ठीक है। तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस टाइप से आपको लिख देना, ठीक है। यही आपका कूलाम का नियम है, सिंपल तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, सिंपल तरीके से समझ सकते हो। कहा गया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, ये किसके आधार पर बताया जा रहा है? कूलाम के नियम के अनुसार। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश कौन कौन से? Q1 और Q2 की मात्राओं के गुणनफल, गुणनफल मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी कितनी? r के वर्ग के, r का वर्ग मतलब r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही होता है बल का सूत्र, यही होता है कूलाम के नियम के अनुसार। कैसे होता है समझना। पहला बताया उन्होंने, देखो समझना, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल होगा, बल मान लेते हैं अगर F हो, बल आपका क्या हो? F हो, तो वो जो बल F होगा दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दोनों आवेश कौन कौन से? Q1 और Q2, तो इनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो बल होगा F वो अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह ऐसे बनता है, ठीक है, ये होता है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल, Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। इसे मान लो समीकरण 1, मतलब जो बल हुआ वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। फिर कहा कि तथा, यहां से कहा गया प्रतिकर्षण व गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा बीच की दूरी क्या है? r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती ध्यान से समझना, ये जो बल होगा ये बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के मतलब इस टाइप से होता है। ध्यान से समझो, यहाँ पे जब अनुक्रमानुपाती का है, जब जैसे बल को कहा गया Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती, Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधा सीधा ऐसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगेगा। लेकिन जब व्युत्क्रमानुपाती की बात करें तो चिन्ह तो सेम लगेगा, लेकिन जब व्युत्क्रमानुपाती की बात करें तो यहाँ पे 1 के बटे में कर देना, 1 के बटे में। यहाँ पे अगर यही कहता कि दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती कहता तो 1/r² न करके केवल r² करते, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती कह दिया इसलिए 1 के बटे में r², ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। तो यहां से कहा गया जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल का मतलब गुणे के अनुक्रमानुपाती के चिन्ह ये लगा अनुक्रमानुपाती, तथा बीच की दूरी r थी तो r के वर्ग के, r का वर्ग मतलब r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है, ठीक है, सिंपल सा, समझ गए। यहां से ये Q1 था। अब यहां से आप डेरिवेशन कर सकते हो, आगे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो इसमें भी F है, इसमें भी F है, तो F आपका एक साथ आ जाएगा। यहाँ पे भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, यहाँ पे भी, तो ये आ जाएगा। यहाँ से देखोगे Q1 Q2 और यहाँ पे 1/r², मतलब यहाँ से आ जाएगा Q1 Q2 बटा r², इस टाइप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से F दोनों में था तो दोनों का सेम आ गया, अनुक्रमानुपाती चिन्ह सेम था, यहाँ पे Q1 Q2 और यहाँ पे 1/r², मतलब Q1 Q2 गुणा 1/r² करोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा Q1 Q2 बटा r², ठीक है। इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। अब F बराबर, ठीक है, जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह हटता है, ठीक है। जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटता है बराबर का चिन्ह आता है, और एक नीतांक भी आ जाता है, नीतांक हो जाएगा K, Q1 Q2 बटा r²। यही कूलाम के नियम का सूत्र है, यही कूलाम के नियम का सूत्र है। F बराबर
KQ1Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, F बराबर KQ1Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटा, बराबर का चिन्ह आया और K एक नीतांक आ गया, तो F बराबर KQ1Q2 बटा आर स्क्वायर। जहां K क्या होता है, जहां K को एक नीतांक बोलते हैं, K एक नीतांक है। ठीक है, K क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक नीतांक है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना जहां K एक नीतांक है और K का मान भी कुछ होता है, लिखते हैं K का मान आपको याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k, ये होता है K का मान। ध्यान से समझना, ये वाला K जो है एक नीतांक है, इसका मान होता है 1/4 पाई। और यहाँ पे ये जो बनाया जा रहा है ना, इस टाइप से बना है, ये इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हो। इस टाइप से बना एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और ये जो यहाँ पे स्मॉल k बनाया गया है, ये स्मॉल k होता है माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, ये स्मॉल k क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ठीक है, तब यहाँ से आपको k का मान हमने बताया क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। ठीक है, याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। तब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आगे हम लोग इसको देखो, कॉपी पे इसके आगे आप लोग हल करना। ठीक है, यहाँ पे आगे से यहाँ पे लिखते हैं। तब हमारे पास ये वैल्यू आई थी, तो अब क्या हो जाएगा इसके आगे, F बराबर जो K था, K की जगह ये वैल्यू रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। ये स्मॉल k क्या चीज है, परावैद्युतांक है। ठीक है, आगे क्या है, Q1Q2 बटा आर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया बल का सूत्र कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, और बल का मात्रक याद है ना सबको, न्यूटन होता है, जो न्यूटन इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन में। ठीक है, ये भी कूलाम के नियम का सूत्र है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब यहां से लिख सकते हो, जहां ये वाला k क्या है, जहां ये स्मॉल k क्या चीज है, इसे बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, माध्यम का परावैद्युतांक बोला जाता है। ठीक है, ये k क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। ये जो यहाँ पे आया था, ये एक नीतांक था, लेकिन यहाँ पे जो इसके साथ लगा है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, इसका मान भी कुछ होता है, लिखते हैं यहाँ पर, यदि निर्वात या वायु हो, यदि माध्यम निर्वात या वायु हो। ठीक है, मतलब जब आपका दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हो, तब k का मान कुछ अलग होता है। ठीक है, यदि माध्यम निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु हो, तो k का मान यहां से लिखते हैं, तो k का मान 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। यदि जैसे आवेश जो ये रखे हैं Q1 और Q2 निर्वात या वायु में रखे हैं, तो k का मान 1 होता है। ये k कौन है, माध्यम का परावैद्युतांक, तो मान 1 होता है। यदि अन्य कोई माध्यम हो, यदि मतलब निर्वात और वायु ना हो और कोई माध्यम, जैसे कांच आंच हो, कांच माध्यम हो सकता है, पानी हो सकता है, ये सभी माध्यम। तो यदि अन्य कोई माध्यम हो, यदि अन्य कोई माध्यम हो तो k का मान 1 से अधिक होगा, k का मान 1 से अधिक होगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, 1 से अधिक होगा। ठीक है, तो k का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। ये चीज आपको सिंपल से समझनी, ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रख सकते हो कि यहाँ पर यदि माध्यम निर्वात या वायु हो, मतलब दोनों आवेश निर्वात या वायु के माध्यम में रखे हो, तो माध्यम का परावैद्युतांक k 1 हो जाता है, और यदि अन्य कोई माध्यम होता है तो k का मान जो होता है 1 से अधिक हो जाता है। अब यहाँ तक हमारे पास कूलाम के नियम का सूत्र आया। अब हम यहाँ से लिख देते हैं कि यदि, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं यदि मतलब निर्वात या वायु हो तो k 1 हो जाएगा, तो लिखते हैं यदि निर्वात या वायु हो। ठीक है, यदि निर्वात या वायु हो तो k बराबर 1। तब कूलाम के नियम का सूत्र क्या आ जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, k हट जाएगा, k हट गया क्योंकि k का मान 1 रख दिया, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, यही कूलाम का नियम है, नीचे से लिख दो, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आता है कूलाम के नियम का, यही कूलाम का नियम है। तो आशा करते इतने तक आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कम समझ में आया, एक बार फिर से देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने बताया था कूलाम का नियम जो है कूलाम नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, सन 1785 में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक सूत्र की स्थापना कूलाम नामक वैज्ञानिक ने की, जिस कारण से इस नियम को नाम दिया गया कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार होता क्या है, दो बिंदु आवेश, जैसे ए और बी दो बिंदु है, ए और बी क्या है यहाँ पे दो बिंदु, आप चाहो तो इतने के बाद लिख भी सकते हो, माना दो बिंदु आवेश
मतलब दो बिंदु हमारे पास ए और बी है, जिसपे ए पे आपका Q1 आवेश स्थित है, बी पे Q2 आवेश स्थित है, दोनों के बीच की दूरी r है और इनके बीच लगने वाला बल जो है वो F है। ठीक है, इस टाइप से चाहो तो लिख भी सकते हो। तब यहाँ पर से कूलाम का नियम क्या होता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बल जो हुआ वो अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 के, इसे समीकरण 1 मान लो। फिर दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग मतलब दूरी r है बीच की, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इसलिए 1 के बटे में। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 के बटे में, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से f जो हो गया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटा बराबर का आया और k आ गया नीतांक, जहां k एक नीतांक जिसका मान 1/4π0 स्मॉल के क्या है यहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, यहाँ पे हमने k की जगह ये वाली वैल्यू रखी तभी आया, जहां स्मॉल के क्या माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो यहाँ पे ब्लू से इतना लिखा है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तब न्यूमेरिकल में काम आएगी। तब जैसे किसी में कहा जाएगा माध्यम निर्वात या वायु है तब बल निकालो, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा ये सूत्र लगा देंगे। ठीक है, मतलब k का मान सीधा 1 रख के। अब जब कहा जाएगा अन्य कोई माध्यम है तो हमें परावैद्युतांक की वैल्यू खुद क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, तब यहाँ से हमने ये सिंपल सी बात लिख दी, आप याद रख सकते हो। अगर ना लिखना चाहो यहाँ पे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इतने से शुरू कर दो, यहाँ के बाद यहाँ से। ठीक है, लेकिन याद रखो। ठीक है, यहाँ पे Q2 था, तो इतने तक समझ में आया। फिर था के माध्यम का परावैद्युतांक, यदि यहाँ पर यदि माध्यम निर्वात या वायु तो k का मान 1, यदि अन्य कोई माध्यम तो k का मान 1 से अधिक, तब निर्वात या वायु तो k बराबर 1। यहाँ से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इतने तक समझ में आया। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे और समझ लो, इस 1/4π0 का भी कुछ मान होता है, लिखते हैं यहाँ पर 1/4π0 का मान याद रखो। 1/4π0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर लिख दो या बटे में कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। बटे में न लिख के चाहे तो ऐसे प्रति में लिख दो, ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, आगे जगह नहीं थी तो इसलिए इंग्लिश पे लिख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हमने क्या बताया 1/4π0 का मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हमें सवालों में काम आएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, तब यहाँ से नया सूत्र क्या बन जाएगा, तब F बराबर बन जाएगा हमारे पास 1/4π0 की जगह 9 × 10⁹। ठीक है, और आगे Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारे पास कूलाम का नियम है। ठीक है, न्यूटन में ये भी आपके कूलाम के नियम का सूत्र है। बस वैल्यू याद रखना, 1/4π0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम का नियम अगर पूछा जाता है सिंपल से बस इतना है, आपको इतना लिख देना है, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक पूरा ये चित्र साइड पे बना दिया जाएगा मस्त तरीके से, पूरा डेरिवेशन कंप्लीट है। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे हमने ये बता दिया था ε0 क्या है, ये आप याद रखो, अगर नहीं बताया तो आप समझ लो। ε0 यहाँ पे लिख लेना कहीं पे, ε0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, शायद अभी नहीं बताया था तो याद रखना ε0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसे। ठीक है, ε0 को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। नाम ले लोगे ना ε0 या ε0, क्या बोलोगे ε0 या ε0। ठीक है, तो इस टाइप से कूलाम का नियम सब कोई समझ चुके हो, बस इतना ही करना होता है। अब इसके बाद देखो कूलाम का नियम तो हो गया, कूलाम का नियम तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद हमसे पूछ ले जाता है कि ε0 जो ये है इसका मान क्या होता है, इसकी कुछ वैल्यू भी होती है जो सवालों में काम आती है। कभी कभी 1 नंबर पे पेपर भी पूछ लेता है कि ε0 का मान निकालो। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो वो भी बता देते हैं। ε0 का मात्रक क्या होता है, क्योंकि हमें इसका मात्रक तो पता चला यहाँ से 1/4π0 का 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये किसका मात्रक है 1/4π0 का। लेकिन ε0 का क्या मात्रक होता है, क्या मान होता है, क्या विमा होता है, अब उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम आपका इतना कंप्लीट है, आशा करते हैं सबको समझ में आया। देखो हमने पहले ही आपको बताया था कि आपको बाहरी कोचिंग कोई जरूरत नहीं, मस्त तरीके से तैयारी करोगे ना तो बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी, चाहे फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने सारे बेसिक पहले ही क्लियर करा दिए थे, वो वाला वीडियो जो देखा होगा उसको ये भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरह से रोज क्लास आएंगी भाई, मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, चैनल से जुड़ जाओ। फिजिक्स की भी तैयारी चल रही है, केमिस्ट्री की भी चल रही है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो जिससे वो भी आके तैयारी कर सके। ठीक है, तो इतना जरा स्क्रीनशॉट कर लो। अब बात कर लेते हैं ε0 का मान, मात्रक और विमा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। तो अब बात कर लेते हैं ε0 का मान कैसे निकलता है। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या आपको समझाया था कि 1/4π0 का मान बताया था। ठीक है,
1/4πε0 का मान बताया था कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर या बटे कूलाम स्क्वायर, यही बताया था। प्रति कूलाम स्क्वायर लिख दो या बटे में कूलाम स्क्वायर, ठीक है। यही मान था 1/4πε0 का 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब हमें 1/4πε0 का तो मान बताए, लेकिन हमें निकालना क्या एप्सिलॉन नॉट का। तो क्या करें कि एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला है। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पक्षों को हम उल्टा कर देते हैं। कैसे, देखो ये जो 1/4πε0 है इसे बना दो ऐसे 4πε0 बटा 1, मतलब दोनों को उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे बटे 1 मान लो, ठीक है। इसको भी उल्टा कर दो, क्या बच जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9। अब अगर ये उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर था ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, सही से लिख लो कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो कोई दिक्कत नहीं किसी को, सिंपल। ये जो 1/4πε0 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 था, इसके बटे में मान लिया 1 है, ठीक है। दोनों पक्षों को उल्टा कर दिया गया, जो 1/4πε0 था ये 4πε0 बटा 1 बन गया। ये जो 9 गुणे 10 की पावर 9 बटा 1 था ये भी उल्टा होके 1/9 गुणे 10 की 9 बन गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर जो था ये भी उल्टा होके कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद समझना, अब देखो हमें निकालना क्या एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 एक्स्ट्रा है इधर, ये इधर है, तो इसे अगर इधर से आप इधर भेज सकते हो तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा 1/9 गुणे 10 की 9, और ये जो 4 पाई इधर था ये आपका ये 4 पाई का इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई इधर क्या आ जाएगा गुणे में, और आगे क्या है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से इतनी चीज पता चली, मतलब 4 पाई को इधर हमने भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हल करते हैं आगे। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू पाई। पाई का मान सबको पता है कि नहीं, पाई का मान कितना होता है 3.14। कितना होता है 3.14 या 22/7, यहाँ पे 3.14 रख देते हैं। आगे क्या है कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया। अब क्या करते हैं, जो 3.14 है, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक। जब दशमलव के बाद 2 अंक है, अगर हम दशमलव हटाते हैं यहाँ से तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। मतलब दशमलव के बाद जितने अंक है, अगर ऐसे 3.14 3 4 ऐसे कुछ भी हो, अगर दशमलव आप हटाना चाहते हो तो दशमलव हटा दो, ऊपर जैसे 1 है तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4, ठीक है। 4 अंक थे तो 4 जीरो। उसी टाइप से अगर यहाँ पे 3.14 का दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद कितने अंक 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो आपको बढ़ा देंगे, तो दशमलव आपका हट जाएगा, ठीक है। आगे हल करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 100 बटे में, ठीक है। अब यहाँ से 9 का 4 से पहले गुणा कर लो, 9 चौको 36 गुणे 314, ठीक है, और गुणे पे 10 की पावर 9, और आगे कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है 36 गुणे 314 करना है, इसका मान निकालना है। तो देखो 36 गुणे 314 करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं मान कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 36 गुणे 314 करोगे, अगर आप इसका गुणा करोगे तो आपको मान कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 11,304 गुणा करने पे, ठीक है। मतलब 36 गुणे 314 करने पे 11,304 मिलेगा। अब ये जो नीचे 10 की पावर 9 है इसे ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -9, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, 10 की पावर 9 ऊपर चला गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो अगर बात करें 100 में क्या 11,304 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो करना क्या है, यहाँ से देखो नीचे है 5 अंक, ऊपर है 2 अंक, वो सॉरी 3 अंक। तो क्या करें कि 5 अंक वाला 3 अंक पे भाग चला जाए, तो हम अगर क्या करें यहाँ पे अगर 2 जीरो बढ़ा ले, देखो कैसे 2 जीरो या 3 जीरो बढ़ा लो। देखो 2 जीरो पहले से, अगर हम यहाँ पे 3 जीरो बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 जीरो बढ़ाते हैं तो 3 जीरो घटाने भी पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे 3 जीरो घटा देते हैं, मतलब 10 की पावर -3 घटा देते हैं, ठीक है। और 10 की पावर -9 पहले से बटे में 11,304 मात्रा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 100 था, 100 में हमने क्या बढ़ाया 3 जीरो एक्स्ट्रा कर लिए ना। तो 3 जीरो अगर बढ़ाए हो तो 3 जीरो घटाने में पड़ेंगे, तो 3 जीरो घटा दिए, और ये पहले से था 10 की पावर -9 बटे में 11,304। आगे हल करना है, मान निकालना हमें, तो देखो निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब अगर आप क्या करते हो, ये जो 2 3 5 जीरो मतलब आपका 1 लाख जो लिखा हुआ है, अगर इस 1 लाख पे 11,304 का भाग दे देते हो तो यहाँ से भाग देने पे आपको क्या मिलेगा, आप भाग देके चेक कर लेना, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से आपको मिलेगा 8.85, भाग देने पे आपको मिलेगा 8.85, ठीक है। जब आप इसका भाग इस पे दोगे तो 8.85 आ जाएगा। आगे क्या है 10 की पावर -3 और 10 की पावर -9, तो 10 की पावर में -3 और -9 है, गुणा में घाते जुड़ जाती, तो यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर -3 -9, ठीक है। ये हो जाएगा, घाते जुड़ गए, गुणा था तो घाते जुड़ गए -3 -9। आगे मात्रक है
कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे हल कर ले इसे, तब यहां से आएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 की पावर -3 और -9, मतलब मिलके कितना हो जाएगा 10 की पावर -12 मात्रक कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें एप्सिलॉन नॉट का मान मिला जाके क्या 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। ये क्या है एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक ये मिल गया कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका मात्रक होता है ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, क्योंकि यहां से था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। कभी आपसे पूछा जाए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ तो बताना न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। लेकिन अगर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जाए तो क्या बताओगे कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये याद रखना। ठीक है, दोनों का उल्टा है। देखो इसका ये था, इसका ये आया है। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज ना होना। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी पता चल गया, ये है, मान भी पता चल गया, ये है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 मान होता है। सवालों में आपको काम आएगा। मात्रक मिला कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात आती है एप्सिलॉन नॉट की विमा। विमा कैसे निकलती है वो भी सीख लो। एप्सिलॉन नॉट की विमा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की विमा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे निकलेगी, ये भी मात्रक से निकलेगी। मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन को न्यूटन लिख रहा हूं हिंदी पे न्यूटन, या उसी तरह लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, और आवेश क्या होता है, क्यू। आवेश क्यू होता है, और क्यू का एक सूत्र आपको याद रखना है, क्यू बराबर सूत्र होता है I इंटू टी। आपने शायद पढ़ा भी हो, क्यू बराबर सूत्र होता है I इंटू टी। जहां क्यू आवेश होता है, I धारा होती है और टी समय होता है। सबने पढ़ा है ना। अब यहां से अगर बात करें कूलाम का मात्रक, मतलब कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। I का मात्रक सबको पता होगा, I क्या, धारा। धारा का मात्रक पता है ना, एम्पियर होता है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर गुणे टी। टी क्या है, टी है समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहां से क्यू का मात्रक क्या आ गया, एम्पियर गुणे सेकंड। मतलब यहां से क्यू क्या है, कूलाम, तो कूलाम बराबर क्या हो गया, एम्पियर गुणे सेकंड। ध्यान से समझो, क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, टी क्या है, समय, समय का मात्रक सेकंड। क्योंकि क्यू बराबर आई इंटू टी, इसलिए कूलाम बराबर एम्पियर गुणे सेकंड। तो जहां पे कूलाम लिखे वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर गुणे सेकंड। एम्पियर गुणे सेकंड। ठीक है, और इसका स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से इसको इरेज करते, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, कूलाम की जगह क्या लिखा है, एम्पियर सेकंड और स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से विमा निकालने के लिए इनका स्क्वायर दोनों का अलग अलग कर लो, एम्पियर स्क्वायर और आगे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से देखो, एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो एम्पियर, एम्पियर की विमा आपको पता होनी चाहिए। एम्पियर की विमा क्या होती है, ए होती है। तो यहां से एम्पियर की विमा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और ऊपर क्या लगा, स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से। फिर सेकंड, सेकंड की विमा आपको पता होनी चाहिए। सेकंड होता है समय, समय की विमा होती टी, और ऊपर लग जाएगा स्क्वायर बटे में न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है बताओ, न्यूटन बताया ना, बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का। ठीक है, और बल की विमा याद रखो, बल की विमा होती है mlt-2। बल की विमा कितनी होती है, mlt-2। ठीक है, मेन विमा आपको याद होनी चाहिए, बल की, कार्य की। ठीक है, कार्य की क्या होती है, ml2t-2। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। बल की विमा क्या होती है, mlt-2। तो यहाँ से न्यूटन जो बल का मात्रक है, इसकी विमा हो जाएगी mlt-2। फिर है मीटर स्क्वायर। मीटर की विमा, मीटर मतलब लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई की विमा होती है एल, और स्क्वायर लगाए तो एल का स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक है, सिंपल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एम्पियर होता है ए, तो ए का ए हो गई इसकी विमा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। सेकंड के लिए टी स्क्वायर। न्यूटन बल की विमा तो mlt-2। ठीक है, मीटर स्क्वायर था, मीटर की विमा एल, तो एल का स्क्वायर। अब यहां से आगे निकाल लेते। ठीक है, आगे निकालोगे तो यहां से देखो, ए पे स्क्वायर लगा है तो a2 हो जाएगा, इस टाइप से। यहाँ पे टी पे स्क्वायर लगा तो t2 हो जाएगा, और यहाँ पे mlt-2 है, mlt-2, और आगे l का स्क्वायर मतलब L2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब हल कर लो दोनों को। उधर क्या, ऊपर क्या हो जाएगा, A2 T2 साथ में कर लो। ठीक है, ऊपर A2 T2 साथ में हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, M है, M हो गया, L और L2 मतलब मिला के L3, यहाँ पे T-2। ठीक है, देख लो ध्यान से क्या किया, A2 और T2 साथ हो गया, यहाँ से M, L और L2 मिला के L3 हो गया।
t-2। ठीक है, आगे अगर यहाँ पे बात करें, इसे हल करें तो देखो ml3t-2, ये नीचे प्लस में, ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाए m-1 l-3 t+2 और यहाँ पे a2t2। सिंपल देख लो, ये जो ml3t-2 था ये ऊपर जाएगा तो m-1 l-3, जो घाते प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएंगे ऊपर जाने पे। तो m जो प्लस में था m-1 हो गया, l की पावर 3 प्लस की थी तो -3 हो गई, -2 पावर थी ऊपर गई +2 हो गई, और ऊपर क्या बचा था पहले से a2t2। यहाँ से इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा m-1, यहाँ से l-3, t2 और t2 मिला के t4 और a2। ये हो जाएगी किसकी विमा, आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा। यही है एप्सिलॉन नॉट की विमा, m-1 l-3 t4 a2। इस टाइप से आप विमा निकाल सकते हो एप्सिलॉन नॉट की। देख सकते हो कैसे निकली, सिंपल कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम की जगह एम्पियर सेकंड रखा, फिर एम्पियर की विमा a रखी, सेकंड की t रखी, न्यूटन के -2 और इसका l स्क्वायर। हल कर लो, m-1 l-3 t4 a2, ये आती है एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो इस टाइप से आपको पता चला एप्सिलॉन नॉट का मात्रक 8.85 × 10⁻⁻12, मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, विमा क्या होती है m-1 l-3 t4 a2। तो इस टाइप से टॉपिक कंप्लीट है। कूलाम का नियम क्या था, कूलाम का नियम का डेरिवेशन समझाया आपको, फिर एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकलती है, मात्रक कैसे निकलता है, ठीक है, सब कुछ आपको समझाया। तो आशा करते हैं आज के टॉपिक सबको समझ में होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चली आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की। हमने कहा था कोचिंग की कोई जरूरत नहीं, बस मस्त तरीके से पढ़ो। डिस्क्रिप्शन में एक बार प्लेलिस्ट देखना आप लोग, ठीक है, उस पर आपको पहला वीडियो भी मिलेगा जो हमने इससे पहले बेसिक चीजें उसमें कराई थी, ठीक है। फिर ये कूलाम का नियम पढ़ा, अब इसके बाद आगे के जो टॉपिक है वो अगले वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, और जो लोग ना हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, तो इसे नोट कर लो।